हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करनी है। वैसे इट्स द लास्ट डे ऑफ 2023 यानी 31st ऑफ दिसंबर 2023 है और कल से नया साल यानी 24 का आगाज़ हो जाएगा। खैर एनीवे, आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर भी कहेंगे सब लोगों को जो हमें देख रहे हैं। बट ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी नज़र से एक खबर गुज़री। वैसे 2-3 चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। राम मंदिर हमने बहुत सुना, मतलब 1992 में जब बाबरी मस्जिद से लेकर अभी 2023 तक ऑलमोस्ट मोर देन 30 इयर्स हो गए। अभी शायद जनवरी में उसकी प्रॉपर इनॉग्रेशन होगी। बहुत हल्ला-गुल्ला चल रहा है इंडियन मीडिया में, सोशल मीडिया में। हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि पीएम ऑफ इंडिया ने कहा कि एक हिस्टोरिक मोमेंट है। इस हवाले से हमारी यकीनन बात होगी इस टॉपिक पे। और इसके साथ-साथ और चीज़ें हैं कि इकोनॉमी को कहते हैं $5 ट्रिलियन पे लेके जाना है, 4 टू 5। ये भी एक अहम खबर है। और सक्सेस स्टोरीज़ इन 2023, इस पे भी हमारी बात होगी। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फ़खर भाई, और आपको बखैर रागले और आपके सभी दर्शकों को मेरा बखैर रागले टू नमस्ते, सलाम, आदाब। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक ऑलवेज अ यू, प्लेजर। आपको भी बखैर रागले, नमस्ते, सत श्री अकाल, सब कुछ आपको कहते हैं जी। आया नु भी कहते हैं आपको एंड वेलकम टू द अच्छा, शो अगर कहते आप हैं। कोई एक चीज अगर कोई आप एक चीज भूल गए तो जनता ने ऐसी वाट लगानी है कि ये नहीं बोला वो अगर मैं भूल गया तो भाई लिख दे, मैं अगली दफा बोल दूंगा। मैं ये कह सकता हूँ ये बोल सकता हूँ ना, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता कि मैं नहीं बोल सकता। तो नहीं अगर भाई, हमारे साथ भी ऐसा होता है, जनता छोड़ती नहीं है भाई। नहीं नहीं, वो तो खैर कोई नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। तो खैर डॉक्टर साहब, स्टार्ट करेंगे। राम मंदिर कहा जा रहा है बहुत एक बड़ा दिन है। और कहते हैं दिए जलाए जाएं, दीप वाली, जिस तरह दिवाली हम वैसे पाकिस्तान में कहते हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे इंडियन दोस्तों ने कहा कि दिवाली ना कहे, दीप वाली कहे। तो कहते हैं दीप वाला, जो दीप वाली जो सेलिब्रेशन होती है, कहते हैं उस तरह का मनाए। कितनी मतलब एज ए नेशन पूछ रहा हूँ आपसे कि इंडियन लोगों को बड़ा मतलब ख्वाहिश थी कि भाई हमें चाहिए, या जो भी कुछ था, एक बड़े फेजेस से गुजरा, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए शायद बहुत सारे लोगों ने इंतजार किया होगा। कुछ शायद उनमें से होंगे भी नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि वो मौजूद है और वो देख रहे हैं इसको। फकर भाई, पहली बात तो आप प्यार से दिवाली कहें, दीपावली कहें, सब एक चीज है, भावना देखनी चाहिए, शब्दों में नहीं। तो मैं इसमें नहीं पड़ता। देखिए, राइट। दूसरी बात मैं बार बार कहता हूँ कि भारत की संस्कृति की बात सबसे विशेष ये रही है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने क्वालिटी वर्क किया, जिन्होंने अच्छी बातें लिखी, उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो बात सनातन की है, कोई भारत के लोगों के लिए नहीं थी, उन्होंने मानवों के लिए इन जनरल लिखी, और कोई रूल ऑफ लॉ या जिसे कह लीजिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं दिया कि ऐसे करो। उन्होंने कहा तुम ऐसे हो, ये तुम्हारी प्रकृति है, इसको ऐसे करके इस तरीके से तुम अपने ऊपर दूसरे के ऊपर नहीं, स्वयं पे कंट्रोल कैसे पाओ, ताकि तुम एक अच्छा जीवन जी सको और तुम्हारे आसपास का वातावरण जो है वो बहुत पीसफुल रहे, और तुम अपने ऊपर इन बुराइयों से दूर रह सको। तो जहां तक बात है राम मंदिर की, देखिए ये बात सबसे पहले, राम मंदिर बना तो किसी की मस्जिद तोड़ के, किसी का कोई पूजा स्थल तोड़ के नहीं बना। राम मंदिर के ऊपर एक मस्जिद बनाई गई थी, उस मस्जिद को हमने तोड़ा नहीं, सिर्फ शिफ्ट कर दिया। वो मस्जिद बन रही है, भले ये हमारा क्लेम हो कि वहां पे हमारे मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, फिर भी हम किसी के पूजा स्थल के विरोध नहीं है, ना ही हम किसी के पूजा स्थल का विरोध करते हैं। तो एक मस्जिद भी तामीर हो रही है, और सुन्नी वक्फ बोर्ड उस मस्जिद को तामीर करवा रहा है, और उसके क्या नाम है, मक्का मदीना के जो इमाम साहब हैं, वो आएंगे और वो उसका इनॉग्रेशन करेंगे। ये बात थोड़ी अलग है कि अगर किसी भारतीय से करवाते तो और ज्यादा अच्छा लगता, पर दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आइडियोलॉजिकली दे आर फेसिंग, बट एनीवे मेरे ख्याल उनको। में ये मोदी डॉक्टर साहब, वैसे मुझे लगता है मोदी साहब ने बड़ा अच्छा वो सोच के किया। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी, मैं उससे वो नहीं इनकार करता, लेकिन उन्होंने लगता है बहुत जिसे कहते हैं ना कि किसी को ना ये ना हो कि यार वो कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो कहेगा यार मुफ्ती आजम ने इसको इनॉग्रेट करवाया हुआ है। तो वो मेरे ख्याल में वो बड़ा तेज दिमाग है उनका, वो ऐसे नहीं, वो कुछ और तरीके से सोचते हैं।
हो भी सकता है, मेरे ख्याल से ये उनका डिसीजन तो नहीं था, ये डिसीजन तो खैर अच्छा, सुन्नी वक्फ बोर्ड का था। अच्छा। खैर एनीवेज़ अगर है भी, अगर ऐसा भी है तो ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि भारत के लोग हैं वो जो माने, जिस ईश्वर बिल्कुल अल्लाह, ठीक है। वाहेगुरु, एग्ज़ैक्टली। जीसस क्राइस्ट जिसमें उनकी लग जाए, सब ईश्वर समान है। तो ये जो मंदिर था ये हमारी आत्मा है। देखिए मैं ना फ़खर भाई बाय नेचर मैं उस तरीके के गॉड को नहीं मानता कि जो मतलब ये बनाया है, वो बनाया है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट। तो प्रभु श्री राम जो हैं वो मुझे इसलिए पसंद है और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, उसका रीजन है कि वो मर्यादा मर्यादा के फॉलोअर है, गिवर नहीं है। एक है कि गिवर ऑफ मोरालिटी, एक है फॉलोअर ऑफ मोरालिटी। ही इज अ फॉलोअर ऑफ मोरालिटी। जैसे अब उनके पिताजी ने उनसे कहा कि यार तुम वनवास चले जाओ क्योंकि हमने तुम्हारी जो सौतेली माँ को ये वादा किया हुआ है। अब अगर वो, अब ये क्वेश्चन है लॉ वर्सेस मोरालिटी का। उस समय के एग्जिस्टिंग नियम के अनुसार जो ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र होता, बड़ा बेटा होता था, वो जो है वो राजगद्दी, ये दुनिया भर में ये नियम चलते थे कि राजाओं के कई औलादे होती थी, उनका सबसे पहला और बड़ा पुत्र जो है वो जो है राजा बनेगा। अब प्रभु श्री राम कहते तो वो जाके कह सकते थे अपने पिताजी से कि भाई मैं क्यों जाऊं, लीगली मेरा हक है। आप अगर लॉ सम्मत बात कर रहे होते तो मैं बात भी मानता, आप तो गलत बात कर रहे हो। क्योंकि आपने अपनी एक हमारी जो माता जी को ऐसा प्रॉमिस दिया, वो किसी तरीके से लीगली टेनेबल नहीं है। कोई कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हो, कोर्ट जीत भी जाते, मैं उनको जितवा लेता क्योंकि लॉ उनके फेवर में था। मगर बात लॉ की नहीं थी, बात मर्यादा यानी मोरालिटी की थी कि पिता के द्वारा किया गया वादा वो सभी जो कानून है, विधि है, नियम है, उनसे ऊपर है। पिता ने कह दिया कि जाना है तो जाना है, गलत है या सही है ये आपको नहीं सोचना, पिता की बात का आपको फॉलो करना है एज इट इज। वो चले गए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, कोई जिरा जकात नहीं किया, अपने छोटे भाई को राज सम्राट दे दिया। यही मूल्य जो है, ये इसमें इसमें जो दैवित्व है वो प्रभु श्री राम अपने पर्सनालिटी में क्या थे ये एक अलग चीज है। ये गुण मुझे बहुत अपील करता है कि छोड़ो, झगड़े झंझट से दूर रहो, ठीक है ना। और भाइयों को अपना दे दो, अगर तुमको भाई को दे करके भी तुम्हें अगर वो मिलती है खुशी तो वो लो ना। तो ये चीजों की वजह से ये किया गया। तो भगवान राम जो है, प्रभु श्री राम जो है, वो हमारी चेतना का पार्ट है, हमारी कॉन्शियसनेस का पार्ट है, भारत को भारतीय बनाने का पार्ट है। भारत ने जो है योग को ढूंढा, तोप को नहीं ढूंढा। भारत ने आयुर्वेद को ढूंढा, मिसाइलों और इस पे उन्होंने समय नहीं बिताया। अगर वो चाहते तो प्रभु श्री राम का मंदिर इसलिए टूटा कि जब लड़ाई हुई तो मीर बाकी के पास तोप थी और यहाँ उनसे लड़ने वाले लोग भाले और करची लेकर के लड़ रहे थे। क्या वो युद्ध तो वहीं कंक्लूडेड था कि उसका क्या आना है परिणाम। सो पॉइंट यही है कि ये जो हुआ था ये एक विभीषिका थी, ये हमारे मन के ऊपर स्कार था। मगर किसी धर्म से हमारी कोई बैर नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं, सबको हमने वहां पे एक दूसरी मस्जिद भी बनाई है जो आप बनाइए और उतनी तरह की ही ग्रैंड बनाइए, हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि मैं दोनों जगह जाऊंगा जी। बिल्कुल सही, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके साथ-साथ हम बात करेंगे, एक तो इकोनॉमी की भी बात करनी है और एक 2023 की भी हमने बात करनी है। क्योंकि 2023 में हमने बहुत कुछ देखा, इस पूरी दुनिया में, इस रीजन में भी बहुत कुछ देखने को मिला। एक तो मोदी साहब कह रहे हैं कि जी मिली-जुली सरकार वाली कहानी नहीं चलेगी, हमने इकोनॉमी को बूस्ट करना है, 5 ट्रिलियन पे लेके जाना है और इसके लिए हमें एक पावरफुल हुकूमत चाहिए। एक तो इस पे थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा, फिर 5 ट्रिलियन, क्योंकि 4 ट्रिलियन के पास इंडिया बहरहाल पहुँचा है, और अब जो नेक्स्ट माइलस्टोन है दैट इज़ द 5 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट नंबर 3rd इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। देखिए फ्रैगमेंटेड मैंडेट तब आता है जब सोसाइटी फ्रैगमेंटेड हो, ठीक है ना। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पॉलिटिकल साइंस भारत में प्रैक्टिस किया गया फखर भाई, उस पॉलिटिकल साइंस का कॉन्साइंस ये था कि भारत को कई आइडेंटिटियों में टुकड़ा करो और उसके बाद वो कहो कि आप एक नया कॉन्सेप्ट भारत का है, ये यूनिफाई करता है। और जो जो एंशिएंट पॉलिटिकल साइंस का कॉन्शियस ये है कि भारत एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर ये कई विभिन्नताओं को जन्म देता है। जैसे जो ऋग्वेद का जो ये श्लोक है मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, एकम सद वाला, जिसमें ये कहा गया कि आप चाहे भगवान को जिस भी नाम से बुलाएं, जिस भी नाम से, वो एक ही है, नाम अलग अलग रखने से। क्योंकि उस समय के जो लिखने वाले थे वो इस बात को समझ चुके थे
कि अगर इनको आप ये कह दोगे कि इंद्र अलग है, जो उस समय का भगवान का कॉन्सेप्ट था कि इंद्र अलग है, वरुण अलग है, अग्नि अलग है, ये अलग है, वो अलग है, तो ये लड़ मरना इन्होंने, क्योंकि इंसान वही रहता। लेकिन वो जो जिसने ये प्रिंसिपल लिखा वो समझदार व्यक्ति था और उसने बड़ा अच्छा लिखा। ये बात मैं पढ़ देता हूं यदि आप मुझे परमिशन देंगे। उन्होंने कहा कि इंद्रम मित्रम वरुणम वरुणामग्नि हुरुथय दिव्य सुपर्णो गुरुत्मान एकम सद विप्राह बहुधा वदंती यज्ञम यम मांतरिश्वा माहु। इसका मतलब क्या है? दे कॉल्ड हिम इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, and he is heavenly Garuna who has beautiful wings. The truth is one, but the sages call it by many names or described him in many ways. They may call him Agni, Yam or Mitra. This ये जो लिखने वाला था वो इतना, this is constitution, this is constitutional principle, वो समझ चुका था कि यदि आप इनको नहीं दोगे, ये बताओगे कि ये सब एक ही नाम के, एक ही चीज के कई नाम है, इन्होंने लड़ मरना है। इन्होंने कहना मेरा वाला सही है, तुम्हारा वाला गलत है, वरुण सही है, ये गलत है। तो ये जब आप नियम बनाते हैं और नियम बनाते समय आपने थोड़ी सी चूक करी, वो जो लूप होल छूट जाते हैं उसको इंटरप्रेट करने वाले ऐसा अपने फेवर में इंटरप्रेट करते हैं कि उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशमयी होता है। ये है, मैं कहूंगा, मेटिकुलसनेस या फोर्सिबिलिटी या विजन कि इन्होंने लिख दिया कि आप कुछ भी नाम दें, इसी में आप अल्लाह भी जोड़ लें, इसी में आप जीसस भी जोड़ लें, इसी में आप और भी 102 तरीके के भगवान हैं दुनिया भर में, उनको भी जोड़ लें, सब इसी में आ जाते हैं। और सब जो बताने वाले हैं वो सब भी महापुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है ना? जैसे आप क्या कहा गया कि 1 लाख कुछ अंबिया आए हैं, तो हमारे यहाँ कहा गया कि वो सब महापुरुष है जो अलग अलग तरीके से भगवान को बता रहे हो, सब सही है, किसी को लेकर लड़ने की आवश्यकता नहीं। तो मोदी जी ने इंडिया को यूनिफाई किया है। इन्होंने इंडिया में राष्ट्र की भावना जगाई है और राष्ट्र की भावना से ही आप कास्ट की भावना को लड़ सकते हैं। भारत का कर्स है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम ने भारत को जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी थ्योरी ने नहीं पहुंचाया। और अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी बड़ी विचारधारा देने वाला भारत एक कास्ट सिस्टम की थ्योरी के कारण पिट गया, क्योंकि लोगों ने इसी को पकड़ लिया और बाकी सब चीजों को इग्नोर कर दिया, हमारी और फिलोसफीज को इग्नोर कर दिया, उसको पैरों तले कुचल दिया। मोदी जी ने कास्ट को दबाया और बाकी फिलॉसफीज को आगे बढ़ाई। इस वजह से लोग यूनिफाई हो गए। लोगों में आज भारत को लेकर के, भारतीयता को लेकर एक अपना, जिसे कह लीजिए, गर्व की अनुभूति है। तो वो ये नहीं सोचते मैं किस कास्ट का हूं, किस धर्म का हूं, मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, क्रिश्चियन हूं, जूस हूं, मैं क्या हूं, उसको नहीं देखते हो, कहते मैं पहले भारतीय हूं। इसलिए जो मैंडेट आएगा, चूंकि वो फ्रेगमेंटेड लोग नहीं देंगे, अब यूनिफाइड लोग मैंडेट देंगे। जब वो वोट करने जा रहे होंगे तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं फलनवा जाति को वोट करने जा रहा हूं, मैं फलनवा भाषा को वोट करने जा रहा हूं। वो जब वोट करने जाएंगे तो वो ये सोच के जाएंगे कि मैं भारत के विकास के लिए वोट करने जा रहा हूं, मैं भारतीय होके वोट करने जा रहा हूं। मेरी बाकी आइडेंटिटी जो है वो विधानसभा के, या जिसको आप कहते हैं सूबाई जो इंतखाब होंगे, सूबाई जो चुनाव होंगे, उसमें मैं उसको आइडेंटिटी को निकाल लूंगा। अभी मैं भारत बनने जा रहा हूं। इसलिए ये तय है कि जो मैंडेट आएगा वो क्लियर कट आएगा और वो कंप्लीट मेजॉरिटी का आएगा। राइट। अच्छा, एक चीज मैं भी पढ़ रहा था और वो कह रहे कि मोदीज गारंटी एंड राहुल प्रॉमिसेस एक तो इस हवाले से, क्योंकि जब हम देखते हैं, वैसे हम पार्टीज पे बात नहीं कर रहे, हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे नजर से गुजरा तो और फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली बात, मैंने कहा कि वाकई ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा वो कंपैरिजन में बात आ जाती है कि हाँ यार, हमारे यहाँ भी पार्टीज होती है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन डिलीवर बहुत कम होता है कि ऐसा कुछ अच्छा डिलीवर करे जिससे जनता को फायदा होता हो। ये थोड़ा सा इस पे एक टेक चाहूंगा, फिर जाते हैं 2023 की सक्सेस स्टोरी को। देखिए, अगर पार्टीज की बात की जाए तो मैं इन चक्कर में नहीं पड़ता। मैं सभी पार्टियों का सम्मान करता हूँ। मेरी पर्सनल लाइकिंग मोदी जी से बहुत ज़्यादा है। हर पार्टी में एक ही तरीके के लोग हैं जो पॉलिटिक्स के लिए, अपने करियर के लिए, अपने आप के अलावा किसी को नहीं देखना चाहते। मोदी जी विलक्षण हैं। 5-6 पॉलिटिशियंस हैं जो इन बातों को नहीं देखते, ठीक है ना। वो देश सेवा करने आए हैं, तो मोदी जी से ना जुड़ने का कोई कारण मुझे नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सारे जो हैं वो सभी एकदम जबरदस्त लोग हैं और कांग्रेस के सारे बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है।
मगर कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो अपने आप को समय के साथ जो है चेंज करने में असमर्थ है। वो जिद पे है कि जो हमारी आइडियोलॉजी है वही आइडियोलॉजी सही है और बाकी जो चेंजेस हो रहे हैं ये भारत को बर्बाद कर रहे हैं, भारत को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। उनकी ये जिद जो है कि उनको ये समझना पड़ेगा कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। जो चीज कभी नहीं बदलती वो है बदलना। ठीक है ना, कि चीजें बदलेंगी ही बदलेंगी। इट मे साउंड एक्सट्रीमली काउंटर इंट्यूटिव बट दैट इज हाउ इट इज, दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ठीक है ना, तो बदलना तो आपको पड़ेगा। आपको भारत को और समझना पड़ेगा। एक समय था कि भारत को आप नहीं समझ रहे थे, भारत ने आपको समझा। भारत के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू जी को समझा, भारत के लोगों ने महात्मा गांधी को, बापू को समझा, भारत के लोगों ने हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर को समझा। मगर भारत की भी अपनी एक कहानी थी। वो कहानी लोगों ने नहीं बताई। भारत की जो जख्म लगे, भारत को जो चोट लगे, उनके ऊपर मरहम किसी ने नहीं रखा। लोग आके भारतीयों को ज्ञान पढ़ाने लगे, उनको बताने लगे बड़ी बड़ी फिलॉसफीज, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको कई तरह की फिलॉसफीज पता थी। लेकिन भारत के लोगों को एक, जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम को इतना ज्यादा आइडेंटिफाई कर दिया कि जैसे भारत की सारी समस्याएं कास्ट सिस्टम थी, बाकी तरह के जो हमारे यहाँ अत्याचार हुए उसको ग्लोरीफाई कर दिया। उन्होंने कहा वो तो ठीक हुआ है। और आज भी ये है कि हमारे जो सोशल डिस्कशन में, सोशल टॉक्स में कास्ट सिस्टम बहुत प्रिवेल करता है। एक फीलिंग है फखर भाई, ये सच है, लोगों के अंदर कास्ट सिस्टम को लेके फीलिंग है। हालांकि ये ड्विंडल हो रही है और होना पड़ेगा। कास्ट सिस्टम जैसी घटिया सिस्टम को जाना पड़ेगा। इंसान एक है और कर्म के आधार पर डिवीजन तो किया जा सकता है कि भाई फखर जी के क्लास में कोई टॉपर होगा, कोई फेल होगा, बिल्कुल वो ठीक है। डिवीजन होगा। गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई जो है वो दरमियाना वैसे नॉर्मल से मार्क्स लिए उसने। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन फखर भाई इसलिए बुरे हैं कि वो फलानवा घर में पैदा हुए हैं और मिश्रा जी इसलिए अच्छे हैं कि वो फलानवा घर में पैदा हुए। ये नॉनसेंस नहीं चलेगा। दिस इज ब्लडी नॉनसेंस। दिस नीड्स टू बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। अगर किसी ने इस तरीके के इंटरप्रिटेशन दिए हैं तो वो गलत इंटरप्रिटेशन है, सीधी सी बात है। राइट, बिल्कुल। इंसान मेरा ख्याल जी बैलेंस जो है वो इन चीज़ों को अगर आप लेके चलेंगे तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाती है सोसाइटी। अदरवाइज आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बात की। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आते हैं 2023 के हवाले से बात करेंगे और उस हवाले से बड़ी अहम चीज़ें देखने को हमें मिल रही है और वो ये है कि एक तो कहा जाता है कि जिस तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट पुतिन वगैरह और ये मुर्मू ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब स्पेशल पार्टनरशिप बिटवीन रशिया एंड इंडिया। एक तो ये है। इसके साथ साथ जो कुछ हुआ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जुलाई बल्कि अगस्त में जो चंद्रयान ने लैंड किया था, तो कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और क्या चीजें आपको लगती है? तो ये इंडिया रशिया पार्टनरशिप पे थोड़ी सी बात करनी है और फिर ये बाकी जो इवेंट्स हुए हैं 2023 में उस हवाले से। देखिए, भारत अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। ये छोटे छोटे माइलस्टोन हैं जो भारत पुनः अपने आप को स्थापित करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए बहुत जरूरी था। कभी कभी फखर भाई, हमें स्वयं के आत्मविश्वास के लिए कुछ अगर मिलता है ना, कुछ हम अगर अचीव करते हैं तो वो हमें बहुत सहारा देता है टू कंटिन्यू। वरना समाज तो इतना ज्यादा कोशिश करता है कि जीना मुश्किल हो जाए। आप अपने उन उन बातों को सोच करके आप डिप्रेशन में चले जाओ। उसी तरीके से भारत को भी कई चीजें कही गई समाज में, दुनिया में। तो भारत के लिए 2023 में जो अचीवमेंट हुए, 2022 में, 14 में, 2010 में, सारे प्रधानमंत्रियों ने जो जो अचीवमेंट किए, भारत के जो 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 जनमानस है उसने जो अचीवमेंट की, उन सब का एक प्रतिबिंब है। इसरो बना, वो एक माइलस्टोन था। इसरो से पहले जब हमारे यहाँ तारों की भाषा शुरू की गई, ज्योतिष के बारे में बताया गया, स्टार्स के बारे में बताया गया, ग्रहों के बारे में बताया गया, उसमें कुछ साइंटिफिक, कुछ कल्पना रही होगी, लेकिन लोगों ने प्रयत्न तो किया वहां तक पहुंचने का, उसको अंडरस्टैंड करने का। तो ये उसी कड़ी में फखर भाई एक स्टेप और है। जब हम कहीं पहुंचते हैं ना, तो उसका फाइनल स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका पहला स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। तो कई बार उस पहले स्टेप में चलते चलते हम कुछ रास्ते भूल जाते हैं, कहीं भटक जाते हैं। मगर जब हम पहुंच जाते हैं तो लोग उन रास्तों को भूल जाते हैं और सिर्फ फाइनल रास्ते को देखते हैं। तो चंद्रयान हम पहुंचे, लेकिन हमने शुरू से जो स्पेस है
उसको समझने का एक विशेष तरीका रखा, कभी हम उसको अनसाइंटिफिकली नहीं समझे, जो भी समझा उस समय का वो साइंटिफिक था, आज उसको और बेहतर समझा, कल उसको और बेहतर समझा। जैसे प्लूटो कोई कहता है प्लेनेट है, लेकिन इंटरनेशनल जो ये मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा था प्लूटो इतना छोटा है कि उसको हम प्लेनेट नहीं कह सकते। बाद में फिर से उसकी जो है शायद जो प्लेनेट का स्टेटस है वो स्टोर कर दिया गया। तो टेक्नोलॉजी और साइंस का जो आइडिया है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। और यही खास बात है। साइंस और रिलीजन को अंतर क्या करता है जानते हैं? वो है रिलीजन इज अनचेंजेबल, अनअमेंडेबल, इन जिसे कहते हैं इनडोमिटेबल। लेकिन जो साइंस है इसकी खूबसूरती है कि इट इज चेंजेबल, इट इज चैलेंजेबल एंड इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। आप अगर कुछ प्रिंसिपल दे दिए तो ये नहीं है कि वो फकर भाई ने कह दिया तो फाइनल हो गया। अब अगर अभिषेक भाई आके ये कह रहे हैं कि यार फकर भाई ने जो कहा था उसमें यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, तो वो अलाउड है और फकर भाई आके अभिषेक की पीठ ठोकेंगे शाबाश। आप अगर इसका मैं सीधा सिंपल आपको एग्जांपल दे दो, न्यूटन जो है, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की। हालांकि आप ये जाके पढ़ लीजिएगा, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने ग्रेविटी की खोज पहले की थी। वो मैं आपको भेज दूंगा, उनके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के। बट एनीवेज अभी चलिए जो कोलोकियल नॉलेज है उसी पे बात कर लेते हैं जी, क्योंकि न्यूटन भी इंसान ही थे मेरे दृष्टि से, तो वो भी बहुत माननीय है, ठीक है ना। तो न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटी जो है वो बेसिकली अर्थ चीजों को खींच रही होती है, एक पुल है अर्थ के अंदर, वो फोर्स पुल है, इसलिए चीजें गिरती हैं। तो उन्होंने कहा कि, और उन्होंने ग्रेविटी के फिजिक्स को बताया कि वो पुल फोर्स है, मैथमेटिकल उन्होंने बता दिया G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की उन्होंने एक्सेलरेशन वैल्यू दे दी। अच्छा, वो गणित तो मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेविटी ही गॉट इट एब्सोल्युटली राइट, बट द फिजिक्स ऑफ ग्रेविटी ही गॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग। 400 साल बाद न्यूटन के आइंस्टाइन आए। आइंस्टाइन ने कहा यार कि अगर चीज खींच रही है तो बताओ तो क्यों खींच रही है। मैग्नेट है, वो एक दूसरे को खींचता है तो उनके बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक एरिया क्रिएट हो जाता है, वहां के पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं। तो ये अर्थ अगर किसी भी चीज को, हर चीज को खींच रही है, कुछ तो कारण होगा यार। वो कारण ये तो नहीं हो सकता कि पुल फोर्स, जैसे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी पे क्यों नहीं गिर जा रहा है। अगर अर्थ अपनी ओर खींच रही है तो चांद को पृथ्वी पे गिर जाना चाहिए, वो क्यों नहीं गिर जा, वो टक्कर लगा रहा है। यार कुछ तो होगा इसका कारण कि ग्रेविटी जो है वो चीजों को खींच रही है। तो उन्होंने ये बताया कि ग्रेविटी तो पुल नहीं है, यानी कोई खींच नहीं रहा है। अच्छा, अब चीज अगर गिर रही है और ऐसे ऐसे नहीं जा रही है तो दो ही एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं फकर भाई, कि या तो कोई खींच रहा है और या तो कोई दबा रहा है। वो अगर गिर रही है यूं और यूं नहीं जा रही है तो इसका दो ही एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, कि कोई या तो खींच रहा है और या तो कोई दबा रहा है। तो उन्होंने कहा बेसिकली चीजों को दबाया जा रहा है, और इसको इन्होंने कहा कि हम बेसिकली जिसमें फंक्शन करते हैं वो स्पेस एंड टाइम का फैब्रिक है। तो अर्थ जो है स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक पे है, जिसकी वजह से वहां पे कर्वेचर आ जाता है। सन एक बाहरी ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से वहां पे कर्वेचर ज्यादा होता है। और उन्होंने कहा देयरफॉर ग्रेविटी इज नॉट अ पुल फोर्स बट इट इज एन इंडेंचर इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस। तो अब न्यूटन के मानने वालों ने ये नहीं किया कि आइंस्टाइन की गर्दन उड़ा दो, न्यूटन को गलत कह रहा है। उन्होंने कहा ठीक है ना। तो न्यूटन भी इसलिए जरूरी थे क्योंकि कम से कम आइंस्टाइन को पुल फोर्स को कैंसिल करना पड़ा, उनको उस पर दिमाग नहीं लगाना पड़ा। बिल्कुल सही। और जी 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 बिल्कुल तो सही। मैं बस यही कंक्लूड करूंगा कि साइंस लर्निंग और अनलर्निंग दोनों का नाम है। रिलीजन सिर्फ लर्निंग पे जोर देता है, वो अनलर्निंग की बात कीजिएगा तो नाराज हो जाता है। नहीं ओके, नहीं बिल्कुल सही एग्जैक्टली यही चीज़ है। और हमने बात की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। मेरे ख्याल से दुनिया के गिनती के ममालिक है जिनकी इतना बड़ा वॉल्यूम है। और इसके साथ-साथ चंद्रयान और जो सन मिशन था, ये 2 बड़ी स्टोरीज़ जितना भी मैंने अभी मीडिया चेक किया, तो सक्सेस स्टोरीज़ में सबसे टॉप पे इसको कहा गया। और हमने इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन भी की। जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं किसी चीज़ को अचीव करने की, तो ज़रूर उनको वो मिलता है। बेशक वो कोई भी उनका रिलीजन कोई भी हो, ये डिपेंड नहीं करता। उनकी मेहनत और उनकी कोशिश ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।